गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एमए फाइनल के आधुनिक भारत के सामाजिक और आर्थिक इतिहास पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह भू राजस्व प्रशासन के अंतर्गत भूमि का स्थायी बंदोबस्त है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया और उसका जो 7 वर्ष का शासनकाल है वह सुधारों के लिए विख्यात है। उसने कंपनी की व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिनमें प्रशासन, पुलिस, न्याय और राजस्व संबंधी सुधार हैं। उसने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों को कार्य न केवल पूरा किया, वरन जहां कोई कमी रह गई उसे भी दूर किया। बंगाल की जो भू राजस्व व्यवस्था है वो वारेन हेस्टिंग के लिए एक समस्या थी, क्योंकि कंपनी के संचालकों द्वारा भारत में अधिक भू राजस्व वसूल कर इंग्लैंड भेजने की मांग के कारण ये समस्या और अधिक कठिन हो गई। इसके अतिरिक्त अंग्रेज प्रशासक केवल इंग्लैंड में प्रचलित अपनी भू राजस्व व्यवस्था से ही परिचित थे। वे भारत की जो परंपरागत व्यवस्था थी उसकी जो उपेक्षा करके अपने स्वार्थ हेतु अंग्रेजी प्रणाली को भारत में लागू करना चाहते थे। तो इस प्रकार जो बंगाल की परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था है उसके अनुसार राज्य को भू राजस्व का तथा जमींदारों को निर्धारित कर लेने का अधिकार था। इस कर में वे जमींदार भू राजस्व राज्य को देते थे और जो कृषक, जिसे हम रैयत भी कहते हैं, का अपनी भूमि पर पैतृक अधिकार बना रहता था यदि वह जमींदार को भूमि का नियमित रूप से देता रहे। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल की भू राजस्व व्यवस्था में दोहरे शासन के दोषों को दूर करा और उसमें कुछ सुधार किए। उसने अपनी एक अध्यक्षता में एक राजस्व समिति और प्रांतों में राजस्व मंडलों का गठन किया। प्रत्येक प्रांत में एक बोर्ड के गवर्नर और उसकी काउंसिल के सदस्य होते थे। क्लाइव द्वारा नियुक्त राजस्व उगाने वाले अधिदर्शकों को अब कलेक्टर के नाम से पुकारा जाने लगा। था। भू राजस्व व्यवस्था की अवधि नीलामी द्वारा 5 वर्ष निर्धारित की गई। राजकीय कोष मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया और उसे राजस्व मंडल के अधीन कर दिया गया। भ्रष्ट कर्मचारियों का जो उच्च वेतन देकर उनको भी सुधारने का प्रयास किया गया। अब कॉर्नवालिस ने स्थायी भूमि व्यवस्था कैसे की? कॉर्नवालिस की नियुक्ति के समय कंपनी के संचालकों ने उसे एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करे। उसे यह निर्देशित किया गया था कि उदार भू राजस्व व्यवस्था नियमित रूप से और ठीक समय पर वसूल किया जाए। भू राजस्व समस्या पर कॉर्नवालिस का मुख्य जो सहायक था वो था सर जॉन शोर। अब इसकी हम विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या विशेषताएं थी स्थायी बंदोबस्त की। आपको इसके पहले पिक्चर दिखा दूं। कॉर्नवालिस बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो लागू करने वाला था वो कॉर्नवालिस, इसकी ये पिक्चर है। इसी तरह से ये चार्ट आपके सामने दे रही हूँ मैं। इस चार्ट में ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था है। भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हम अभी पढ़ रहे हैं स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त। जमींदारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने किया। कहाँ पर किया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तर कर्नाटक पर। इसका मैंने पूरा आपके चार्ट में के द्वारा आप इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार इस पे भूमि पर स्वामित्व किसका था, जमींदारों का था, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व का उत्तरदायित्व भी जमींदारों का था। ये वाला पॉइंट हम जो स्टार्टिंग का पॉइंट है स्थायी बंदोबस्त। आगे के 2 पॉइंट रैयतवाड़ी और महलवाड़ी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आप स्थायी बंदोबस्त के जो पूरा आपके पास चार्ट है उसके बारे को देख ले। अब हम विशेषताओं के ऊपर इसकी चर्चा करेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों तथा जो भू राजस्व वसूल करने वाले हैं उनको भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया। भूमि पर उनका पैतृक अधिकार हो गया। भूमि की दर निश्चित कर दी गई। जमींदार भूमि को अपनी इच्छा के अनुसार
खरीद सकते थे या बेच सकते थे। किसानों को रैयत का दर्जा दिया गया और उनसे भूमि संबंधी अधिकारों को माना गया या अधिकारों को छीन लिया गया। सरकार द्वारा किसानों का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। उन दोनों के मध्य जो था मध्यस्थ, वे जमींदार थे। किसान जो लगान अपने जमींदारों को देते थे वह भी पट्टे द्वारा निश्चित किया गया था। सरकार की स्वीकृति के बिना या न्याय के आदेश प्राप्त किए बिना उसमें वृद्धि नहीं की जा सकती थी। किसानों से चारागाह, जंगलों की जमीनें, सिंचाइयों की नहरें, मछली पालन और गृह निर्माण के लिए भूमि का प्रयोग आदि अधिकार को छीन लिया गया। अब इन सब के लिए उन्हें जमींदारों पर आश्रित होना पड़ रहा था। कंपनी ने जमींदारों को आदेश दिया कि वे किसानों से वसूल किए गए लगान की कुल रकम का 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार को भुगतान करे और अपने लिए केवल 1/11 भाग रखे। लेकिन भू राजस्व की जो राशि कंपनी को प्राप्त होती थी वह सदैव के लिए ही स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। यदि किसी जमींदार अथवा भू राजस्व इकट्ठा करने वाले भू सुधार अधिक सिंचाई या अन्य किसी कारण से अधिक भू राजस्व या आय प्राप्त होगी तो उस पर जमींदारों का अधिकार होगा, कंपनी उसे नहीं मानेगी। अब धाराएं देखते हैं, इसकी मुख्य धाराएं क्या हैं। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदार को स्थायी रूप से भूमि का स्वामी मान लिया गया। जमींदार से लिया जाने वाला लगान निर्धारित किया गया और यह भी घोषणा की गई कि इस लगान में किसी भी प्रकार की कमी बेशी नहीं की जाएगी। जब तक जमींदार अपने हक का लगान देता रहेगा उसकी भूमि नहीं छीनी जाएगी, परंतु यदि उसने पूरा या कुछ अंशों में लगान जमा नहीं कराया तो उसके कुछ भूमि के भाग को लगान की वसूली के लिए ले लिया जाएगा या कुर्क कर दिया जाएगा। भूमि को संपत्ति मानकर इसके स्वामी को बेचने, दान देने आदि को स्वीकार कर लिया गया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे इसके कारण, स्थायी बंदोबस्त के कारण। पहला हमारा कारण है जमींदारी वर्ग को या जमींदार वर्ग को प्रभावशाली बनाना। क्योंकि कॉर्नवालिस खुद एक संपन्न जमींदार था और वो इंग्लैंड की भांति भारत में भी जमींदार वर्ग को प्रभावशाली बनाना चाहता था और उसने कहा था कि यह राज्य के हित में होगा कि भूमि का स्वामित्व ऐसे मितव्ययी और कम खर्च करने वाले वर्ग को मिले जो भूमि का सुधार कर सके, किसानों की रक्षा कर सके और इस प्रकार देश समृद्धशाली बनेगा। दूसरा, जमींदारों को कृषि उन्नति में सहायक मानना। कॉर्नवालिस खुद जमींदार था और वो ये मानता था कि इंग्लैंड में जमींदारों द्वारा किए गए कार्यों से वह प्रभावित भी था। तो उसका विचार था कि जो बंगाल के जमींदार हैं ये भी इंग्लैंड के जमींदारों की भांति ही कृषि उन्नति में सहायक सिद्ध होंगे। भूमि की लगान व्यवस्था को स्थायी करने का निश्चय महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि हर वर्ष जो लगान वसूली की जाती थी उसकी नई नई व्यवस्था करते करते अंग्रेज अधिकारी परेशान हो गए और ऐसी भूमि की लगान व्यवस्था करना चाहते थे जो स्थायी हो, इसलिए उन्होंने स्थायी करने का निश्चय किया। अब इसके लाभों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। क्या है? सरकारी आय का निश्चित होना। एक रकम निश्चित हो गई थी ना, ऐसे सरकार की आय भी निश्चित हो गई। अब प्रतिवर्ष सरकार को एक निश्चित धनराशि मिलने लगी। दूसरा, बार बार जो लगान है उसको निर्धारित करने की उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई। कंपनी को बार बार क्या होता था, लगान का प्रबंध करना पड़ता था और इससे उसका बहुत धन खर्च भी होता था। परंतु अब स्थायी भूमि व्यवस्था के कारण धन की बचत तो हुई, साथ ही कंपनी को अनेक कठिनाइयों से मुक्ति मिल गई। प्रशासन में कार्यकुशलता आना। स्थायी बंदोबस्त के कारण इस व्यवस्था में लगे हुए सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या शासन व्यवस्था संबंधी कार्यों में करने से मुक्त हो गई। अब सरकार के लिए प्रशासन के अन्य विभागों की ओर अधिक ध्यान देना संभव हो सका, जिससे प्रशासन में कार्यकुशलता आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है जमींदारी वर्ग का स्वामित्व हुई जमींदार वर्ग को, क्योंकि इससे अंग्रेजी सरकार को लाभ प्राप्त हुए। जमींदारों को अंग्रेजी सरकार से लाभ प्राप्त हुए और इस कारण जमींदार वर्ग अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान हो गया। ये अंग्रेजों के प्रति हुए जमींदार। 1857 में जब क्रांति हुई थी
उस समय भी ये जो जमींदार थे अंग्रेजी सरकार के स्वामी भक्त बने रहे। उपज और समृद्धि, स्थायी बंदोबस्त के कारण भूमि की जो स्थिति है वो सुधरने लगी थी और अब अधिक से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था। जमींदारों ने जो बंजर भूमि थी या बिना जोती हुई भूमि थी उन्हें भी कृषि योग्य बनाकर उन्हें खेती करना आरंभ कर दिया था। इससे भूमि की उपज बढ़ गई, जमींदारों की आय में भी वृद्धि हुई। बहुत से जमींदार व्यापार व अन्य व्यवसायों में भी भाग लेने लगे और इससे उद्योग धंधों और व्यापार में भी उन्नति हुई। जमींदार कृषक कार्यों में अपना पूरा ध्यान दे सके, इसीलिए इसका ये लाभ हुआ। स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदारों को अपने क्षेत्र में पुलिस व कर्तव्यों को निभाने और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के कार्यों से मुक्ति मिल गई और अब वे अपना पूरा ध्यान जो है कृषि कार्य में देने लगे। परिणाम स्वरूप बंगाल की धन संपदा में काफी वृद्धि हुई। डॉक्टर आर.सी. दत्त ने स्थायी बंदोबस्त की प्रशंसा करते हुए लिखा है, यदि किसी जाति की प्रसन्नता एवं संपन्नता उसकी वृद्धि और सफलता की कसौटी है तो कॉर्नवालिस द्वारा की गई स्थायी भूमि व्यवस्था भारत में ब्रिटिश जाति द्वारा किए गए कार्यों में सबसे अधिक बुद्धिमत्ता और सफल कदम था। तो ये थे इसके लाभ। अब इसके दोषों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है कृषकों के हितों की उपेक्षा। स्थायी बंदोबस्त का मुख्य जो दोष यही था कि इसमें किसानों के अधिकारों तथा हितों की घोर उपेक्षा की गई और उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। जमींदार किसानों से अत्यधिक कर वसूल कर उनका शोषण करते थे। जमींदारों की मांग यदि किसान पूरी नहीं कर पाता तो उसे बेदखल कर दिया जाता था। राज्य के भावी हितों की उपेक्षा। इस व्यवस्था के कारण किसानों की सरकार ने उपज की जो अधिकता की अवस्था में अपना अधिक सदभाग जो है सदा के लिए खो दिया। यद्यपि जमींदारों की आय में वृद्धि तो हुई परंतु सरकार के लगान में वृद्धि नहीं हुई। जमींदारों का विनाशकारी प्रभाव। इस व्यवस्था से जमींदारों को हानि हुई। जो जमींदार निश्चित समय पर लगान नहीं चुका पाते थे या रकम जमा नहीं करा पाते थे, बिक्री के नियमों के अनुसार उनकी जमीन को बेच दिया जाता था और उनकी जो भूमि पर उनका जो स्वामित्व है समाप्त हो जाता था। इससे कई जमींदार और परिवार नष्ट हो गए। सामाजिक संगठन की दृष्टि से दोषपूर्ण। ये सामाजिक स्थायी जो बंदोबस्त था ये सामाजिक दृष्टि से भी दोषपूर्ण सिद्ध हुई। सबल और शक्तिशाली सरदार जमींदार की तो संपत्ति का अधिकार दे दिया गया और लगान वसूली के अतिरिक्त अधिकार भी दे दिए गए, परंतु जो निर्बल और कमजोर वर्ग के लिए उनकी कष्टों के निवारण के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया। अतः गांवों की व्यवस्था में केवल जमींदारों का बोलबाला होने से अन्य वर्ग कमजोर हो गए। जमींदारों में आक्रामकता या विलासिता उत्पन्न होना। धन बहुत बढ़ने लग गया था ना, तो जमींदार जो है विलासी हो गए और वे अपने गांवों को छोड़कर नगरों में रहने लग गए और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे थे। उन्होंने अपनी जमीन ठेकेदारों और कारिंदों को सौंप दी और वे भूमि के प्रति उदासीन हो गए। किसानों की दुर्दशा। स्थायी बंदोबस्त के कारण किसानों की दशा दयनीय होती चली गई। मेहनत तो करते थे किसान और उसका लाभ उठाते थे जमींदार। जमींदारों की अनुपस्थिति में उनके जो कारिंदे थे गरीब किसानों पर अत्याचार करते थे और इस व्यवस्था के कारण किसानों को अत्यधिक कष्ट झेलना पड़ता था। खेती न करने वाले लोगों पर भी बहुत अधिक करों का बोझ बढ़ रहा था, क्योंकि जमींदारों की आय में तो पर्याप्त वृद्धि हुई परंतु सरकार की लगान में कोई वृद्धि नहीं हुई। अतः जमींदारों से होने वाला घाटा सरकार को अन्य खेती न करने वाले लोगों से भारी कर लगाकर पूरा करना पड़ा। अतः इस व्यवस्था के कारण अन्य लोगों को अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। अन्य प्रांतों पर भी इसका बोझ पड़ा, क्योंकि यद्यपि सरकार बंगाल में तो लगान की वृद्धि नहीं कर सकती थी परंतु इसकी क्षतिपूर्ति उसने अन्य प्रांतों में लगान की राशि बढ़ाकर की। इससे क्या हुआ, अन्य प्रांतों के लोगों पर व्यर्थ का खर्चा बढ़ा। राष्ट्रीय भावना को आघात लगा।
स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदारों का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजी सरकार का प्रबल समर्थक बन गया। अतः 1857 की क्रांति में अनेक जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया और इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय हितों को आघात लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि इस व्यवस्था 40 अथवा 50 वर्ष के लिए की जाती तो अंग्रेज कंपनी को वांछित लाभ मिल सकते थे। आने वाली पीढ़ियों को स्थायी रूप से इस बंधन में डालना बुद्धिमत्ता नहीं थी। ये राजनीति और सामाजिक न्याय के विरुद्ध थी। इस व्यवस्था को अपने लक्ष्य में सफलता मिली या नहीं मिली, इस बारे में भी लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो बस यही कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त का या स्थायी प्रबंध का आशय बंगाल में पूर्ण रूप से राजभक्त जमींदारों और धन संपन्न किसानों का वर्ग उत्पन्न करना था और इस उद्देश्य में उसको आशातीत सफलता प्राप्त हुई। तो ये था आज हमारा स्थायी भूमि का स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट वीडियो में हम रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।